बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन हुआ और नौजवानों ने इस यूथ कन्वेंशन में बड़ी कसीर तादाद में शिरकत की और इस यूथ कन्वेंशन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया और जनाब आर्मी चीफ ने भी इस यूथ कन्वेंशन से खिताब किया है। और आसिम मुनीर कहते हैं कि नौजवान हमारा बहुत कीमती असासा हैं और इसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया के मनफी असरात के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया के मनफी असरात से नौजवानों को बचाया जाए और नौजवान जो हैं किसी भी प्रोपेगेंडे में ना आए। और बड़ा ही मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुल्क के खिलाफ और मुल्की इदारों के खिलाफ और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, और जितनी भी कुव्वतें हैं उनसे निपटने के हवाले से इसमें उन्होंने बात की। और साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया है और उन्हें मुस्बत कामों में अपनी तमाम तर सोच को लगाना चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त बात है और बिल्कुल रियासत की भी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवाम का हुकूमत और फौज के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसके काउंटर पे उन्होंने ये बात की। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी उन्होंने बात की कि दहशत गर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है और इस दहशत गर्दी के खिलाफ जितनी भी पाकिस्तान की अवाम है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की है, खैबर पख्तूनख्वा की बिलखसूस उन्होंने बात की। लेकिन अगर हम भी बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ मुल्क की जितनी भी अवाम है, चाहे वो बलूचिस्तान से है, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो सिंध से है, जहां जहां भी, लेकिन अगर बिलखसूस बात की जाए तो ये दहशतगर्द ना सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और कबाइली इस्लाह में अपना बहुत ज़्यादा असर रसूख कायम करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर इनकी दहशतगर्दी अरूज पर होती है। लेकिन अवाम जो है हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होकर इन दहशतगर्दों का जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला करती है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की, कबाइल को मिल बैठ कर तनाज़ात को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि इस दहशतगर्दी से निबरद आज़मा भी हुआ जा सके। और नौजवानों के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी बहुत सी बातें की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये जुमला कि आर्मी चीफ और मैं यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, हम दोनों यकजान दो कालिब होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोपेगेंडे जो हैं वो दम तोड़ जाते हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों के हवाले से किए जाते हैं। और आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे और बुनियादी नुक्ता हमारा यही है कि किस तरीके से अवाम पाकिस्तान और जो इदारों के दरमियान एक खलीज बनाने की, बढ़ाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है और फासलों को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसको किस तरीके से कम किया जाए। इसी तरह प्रोग्राम का जो दूसरा अहम पहलू है वो भारतीय वज़ीर आज़म का पोलैंड और यूक्रेन का दौरा है। आज कशीदगी जो है वो बड़ी बढ़ती चली जा रही है। रशिया के यूक्रेन के साथ मामलात आपके सामने हैं, आप बखूबी इसका अंदाज़ा रखते हैं और हम आज के प्रोग्राम में इसके हवाले से बात भी करेंगे। और इसके साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म जो मोदी हैं उनकी यूक्रेन के सदर के साथ मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के बाद क्या सूरत हाल बनती है, ख़ित्ते पर इसके क्या असरात होंगे और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए और सफारती महाज पर किस तरीके से तैयार होना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पोलैंड का भी दौरा किया है और इन दोनों ममालिक का दौरा करने के पीछे बुनियादी मकासद क्या हैं, क्योंकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक तरफ फ़लस्तीन, रशिया और इस तरह के अलायंसेस की बात होती है। फ़लस्तीन रशिया के बगैर चलने को तैयार नहीं है, रशिया यूक्रेन की वॉर जारी है और इसी तरह दूसरी जानिब देखा जाए तो अमेरिका का इत्तेहादी जो है वो भारत को जाना जाता है, यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का भी क्या किरदार होना चाहिए और क्या किरदार हो सकता है और सफारती महाज पर क्या क्या इकदाम करने चाहिए। और अगर भारत के वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के दौरे कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जानिब से भी किन इकदामात की तरफ बढ़ना चाहिए और सफारती महाज पर किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में ये तमाम मौज़ूआत रहेंगे और जो मेहमान हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं और इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे उनका आपसे तारुफ करा दूँ तो जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और जनाब आलम बरोही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। और जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और बहुत ही ज़ीरक तबीयत के मालिक हैं और बहुत ही नपातुला तज्ज़िया भी देते हैं। तो बात का आगाज़ डॉक्टर कमर चीमा साहब से करूँगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, यूथ कन्वेंशन हुआ इस्लामाबाद में और बहुत ही ज़बरदस्त बात है और
यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद थे और आर्मी चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। और फिर वज़ीर आज़म का ये कहना कि आर्मी चीफ और मैं दोनों मिलकर रियासत के लिए एक जान होकर और दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोपेगेंडास को कि जो किए जाते हैं रियासत मुखालिफ, आर्मी मुखालिफ और हुकूमत पाकिस्तान के मुखालिफ, वो दम तोड़ गए इस बयान के बाद। और ये कितना मजबूत और मुस्तहकम देखते हैं आप मुल्क को इस बयान के बाद? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत एंड पर्टिकुलरली आर्मी चीफ का पाकिस्तान के नौजवानों से खिताब करना, इसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस इसलिए है कि ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल मुल्क के अंदर जो गैप है हुकूमत और अवाम के दरमियान वो बढ़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये तासुर देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। नौजवान ये समझते हैं, कुछ दिन पहले ये हुआ कि इंटरनेट की स्पीड कम हो गई जिस इसलिए पैदा हुए। तो एक इश्यूज भी हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो जेन्युइन, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि दरारें डालना चाहते हैं मुल्क के अंदर, एक अफरा-तफरी का आलम क्रिएट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो चीज़ों को मैनेज कर सके। सो इस इश्यू के ऊपर डायलॉग करना एंड देन आजकल जो पाकिस्तान में जो डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, फ़ौज और सारे के सारे ये लोग महसूस कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जानबूझ के अफरा-तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग जो हैं वो अनजाने में ये इस बहुत सारी ताकतों के आलाकार बने हुए हैं। सो इसमें डायलॉग करना यूथ के साथ इंतहाई इम्पोर्टेंट था और उनको बताना कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की कितनी कैपेबिलिटी है, हम कितने मजबूत हैं। पाकिस्तान एक बड़ी इकॉनमी है, गो के 3 सवा 3 सौ अरब डॉलर की इकॉनमी कागजों में है, लेकिन $1 ट्रिलियन की इकॉनमी जो है इनफॉर्मल इकॉनमी है। सो इतना इस हवाले से अवाम को, लोगों को ऑन बोर्ड लेना मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी था। दूसरी तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया, हम आईएमएफ के साथ जो हमारा प्रोग्राम है वो भी स्टेबल है और बहुत सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट होने वाली हैं। सो एक मैक्रो इकोनॉमी जो है वो मुल्क की, वो भी बेहतर होने जा रही है। सोशल मीडिया जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन-कौन से लोग उसमें जो मुलव्वस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल परसों लाहौर से एक लड़के को पकड़ा गया जो कि बरतानिया के अंदर जो है वो फसादात में उस एक वेबसाइट को डील कर रहा था, हैंडल कर रहा था। सो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से लोगों को और यूथ को पर्टिकुलरली उनके साथ एंगेजमेंट एंड डायलॉग बहुत ज़रूरी है। ये मिसिंग है और ये मज़ीद डायलॉग होना चाहिए ताकि जो चैलेंजेस हमारे मुआशरे को और पर्टिकुलरली 60-65% जो यूथ है मुल्क के अंदर, उनको बताना कि किस तरह के चैलेंजेस हैं और रियासत उसको कैसे नंबरतबाज़ी हो रही है, सोसाइटी को इसमें क्या करना चाहिए और यूथ को इसमें हुकूमत का और मुआशरे का और अवाम का कैसे साथ देना चाहिए। मैं समझता हूँ ये डायलॉग और ये कन्वेंशन मज़ीद होने चाहिए ताकि एक ब्रॉडर मुल्क के अंदर डायलॉग शुरू हो सके, अवाम और हुकूमत के दरमियान जो गैप है वो कम हो सके। सही गैप कम हो सके। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा, कितना अहम देखते हैं आर्मी चीफ का नौजवानों के साथ गुफ्तगू करना, और क्या इसको यही समझा जाए जिस तरह DGISPR ने कुछ अर्सा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला किया और फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम आवाम के साथ मुसलसल अब राब्ते में रहेंगे। और जिस तरह देखा जा रहा था कि सियासतदान और नौजवानों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, इदारों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, हुकूमत के दरमियान और अवाम के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, तो क्या इससे एक खात्मा हो पाएगा? जी शुक्रिया। जनरल साहब की जो कल एड्रेस था पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन को, तो ये पहला उनका एड्रेस नहीं था। आपने देखा जी। होगा कि कुछ हफ्तों से या महीनों से अभी न ये कि DGISPR जो है एक भरपूर प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं और आगाही कर रहे हैं। ये जो अभी मिशन मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम ने भी उठा लिया है और चूंकि वो सरबराह हैं फौज के और सबसे अहम ओहदा है उनका और डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस टेररिज्म के फाइट में, तो उस लिहाज से जो है ये खिताब उनका बहुत ज़रूरी था और ये बेसिकली आगाही का एक पैगाम था, मैसेज था
और यूथ जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेशनेबल भी है और वल्नरेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन भी है, और उसको काफ़ी हद तक जो है गुमराह किया जा चुका है। उनको जो है अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताना जो है बहुत लाजमी है। और मैं ये अफसोस के साथ ये कहूँगा कि ये बेड़ा जो है जो हुकूमत जो है, जो पर्सन इक़्तिदार है, ये उसको ये एज अ मिशनरी ज़ील के तरीके से इसको उठाना चाहिए था, ये थ्रेट परसेप्शन को मलूज़ खातर रखते हुए। तो अब जो ये इन्होंने जो ये बात की है, और जो ख़ास खास जो उनके बातों की ये पहली चीज़ सबसे जो शुरुआत उन्होंने की कि उन्होंने सोशल मीडिया को एक फितना का दर्जा दिया, और ये बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने डिफ़ॉल्ट नैरेटिव की एक बात की कि भई वो देख रहे हैं जो सारे हालात फैला रहे जी थे और विंडो कह का रहे मसला थे आ कि रहा है, विंडो का मसला आ रहा डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बल्कि हो गया है। तो क्या ये डिफ़ॉल्ट हो गया है? और फिर ये कि जो दरारें इन्होंने डालने की कोशिश की बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री, फौज और लोगों के दरमियान, तो वो बॉन्डेज जो है अल्लाह के फजल से आज भी स्ट्रांग है। वो भी उन्होंने ये मैसेज दिया, और ये भी साथ बताया कि मुल्क की सालमियत और लोगों की जो सालमियत है और उनकी प्रोटेक्शन है और जो सेफ्टी है, ये सिविल मिलिट्री की बॉन्डेज जो है यही इंश्योर कर सकती है। और फिर उन्होंने साथ ही सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इफेक्ट्स जो दीगर मुस्लिम ममालिक के ऊपर आए, उनका भी जो जिक्र किया। और साथ ही ये कहा कि यूथ जो है ये पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव एसेट है, इसको हम किसी सूरत में ज़ाया नहीं होने देंगे। और मायूसी उन्होंने कहा कि ये इस्लाम में हराम है। और साथ ही उन्होंने अपना अज़्म दिखाया कि ये जो टेररिज्म है पहले भी डिफीट किया था, और इंशाल्लाह कल भी हम इसको ये डिफीट करेंगे। और साथ साथ ये भी कहा कि यूथ जो है जो कि वो हार्बिंगर ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस है, उनकी स्किल डेवलपमेंट जो है वो लाजिम और सही, मलजूम बिल्कुल है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे निकात पे बात की। आलम बरूही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके साथ मजीद इसी हवाले से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आलम बरूही साहब का भी मैं मौक़िफ़ लेना चाहता हूं। सर, जिस तरह फरमाइएगा कि ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि नौजवान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो क्या ये समझा जाए कि प्रोपोगेंडा करने वाले इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो नौजवानों को किसी भी वक्त हाईजैक कर सकते हैं? और ये भी फरमाइएगा कि क्या वाकई हुकूमत इस कदर नाकाम हो गई है कि अब दीगर इदारों को खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करना पड़ती हैं? देखिए जी, सवाल ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका जो कंपोजिशन है वो हमारे लिए एक एसेट भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी भी है। एसेट इस सूरत में कि बहुत से कम मुल्कों में यूथ बल्ज जो है वो है, जैसे पाकिस्तान में है। आपकी आबादी की 65% जो है वो या तो बिलो 30 है या बिलो 36 है। तो ये आपके लिए एक एसेट है और आपकी लायबिलिटी इसलिए बनती है कि अगर आप अपने इस एसेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे, उनको पॉजिटिव काम पे नहीं लगाएंगे, उनकी जो है तालीम, तरबियत और उनके रोजगार उनको मुहैया नहीं करेंगे, तो फिर ये आपके लिए एक दर्द-ए-सर बन जाती है ये पॉपुलेशन, और ये आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। सवाल ये है कि हमने क्या फैसला किया? हम अपने इस एसेट की हिफाजत करेंगे? अगर हिफाजत करेंगे तो मेरे जहन में बहुत से सवाल आते हैं। सवाल ये है कि आपने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या काम किया? आपने उनके एजुकेशन के लिए क्या काम किया? उनकी तालीम और तरबियत पे आपने कितना खर्चा किया हुआ? और फिर इनको उनके स्किल बढ़ाने के लिए आपने कौन सा यहाँ पे मुल्क में काम किया है? ये लोग बाहर जाके कोई डिग्री पाई किस्म की नौकरी कर सकते, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी तौर पे आप जो है हम बिल्कुल सबड्यूड है, और नौजवान को अपना मुस्तकबिल जो है टू बी वेरी फ्रेंड, टू बी लवर ऑफ पाकिस्तान,
इसको नौजवान को पाकिस्तान में, इस मुल्क में अपना कोई ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। आप अगर कल को ऐलान कर लेंगे कि फलाने मुल्क में, वेस्टर्न कंट्री के फलाने कंट्री में आपका वीजा फ्री कर दिया है, तो मैं देखता हूं कि कितने यहाँ पे नौजवान जो है वो जमा हो जाते हैं उस मुल्क को छोड़ने के लिए। सही तो सही। आलिम बरूई साहब, दुनिया मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो इसी मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे कि नौजवानों को कितना जनाब। फैसिलिटेट करना है ताकि वल्नरेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो कम हो सके। तो नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, इस्लामाबाद में होने वाले यूथ कन्वेंशन, आर्मी चीफ के बयान और ख़िताब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के बयान और ख़िताब के मुतल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब और जनाब आलिम बरूई साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, तीनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और फजल अब्बास मेकन साहब भी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपसे दोबारा से बात का आगाज़ करते हैं। जैसा ब्रेक से पहले आलिम बरूई साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, तो क्या आप भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अगर हम जिस तरीके से हुकूमती इकदाम चल रहे हैं और नौजवानों को ना रोज़गार मिल रहा है, नौजवानों को ना कोई होप नज़र आ रही है, जैसा आपने भी गुफ्तगू की कि नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो क्या यही वजूहात हैं कि नौजवानों की प्रोपेगेंडे की तरफ और मनफी रुझानात की तरफ वल्नरेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या इसके अलावा भी कोई और वजूहात हैं? देखिए, पूरी दुनिया से लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। चाइना खुशहाल मुल्क है, चाइना से भी दुनिया निकल रही है, भारत से भी लोग निकल रहे हैं, पूरी दुनिया से माइग्रेशन हो रही है। क्योंकि आप देखें, ट्रैवलिंग बड़ी आसान हो गई है। आप देखें, किसी मुल्क से 25 करोड़ के मुल्क से 15 लाख लोगों का निकल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये कोई ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं है जिससे कोई परेशान होने की जरूरत है, और अच्छी बात है। दुनिया आजकल है ही, आज देखें, लोग जो अमेरिका में लोग रहते हैं या बाकी मुल्कों में रहते हैं, वहां पे तो ट्रेंड ये है कि कोई बंदा अपनी स्टेट में पूरी जिंदगी नहीं गुजारता, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। हमारे यहाँ पे क्योंकि एक इंप्रेशन ये कराची, इस्लामाबाद ने उसी शहर में रहना है। अब दुनिया बदलती जा रही है, रोजगार के मौके बदलते जा रहे हैं, सो इसमें पहली बात है ये तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी बात अहम ये है कि देखें, मुल्क के अंदर ये नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हर पाकिस्तानी अगर ये कहे कि मैंने सरकारी नौकरी लेनी है तो नहीं मिलेगी। अगर हर बंदा ये कहे कि मैंने प्राइवेट नौकरी लेनी है तो उसके भी ऑप्शंस उतने नहीं होते। हमने अपने लोगों को, यूथ को, उनका माइंडसेट चेंज करना है और उनको कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बिजनेस क्या होता है। वो निकले घर से, और हम जो अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं और कंफर्ट जोन में बैठ के हम फैसला करते हैं कि नहीं जी, बस हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए और फिर पूरी जिंदगी हम रियासत को खाएंगे। आप देखिए, हुकूमत ने ये जो नई जो साइज ऑफ गवर्नमेंट को छोटा कर रहे हैं, उसमें तो बहुत सारी नौकरियां जो है वो खत्म की जा रही हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो तासुर है कि नौकरी से गुजारा होगा, मेरा ख्याल है ये अप्रोच यूथ की बदलने की जरूरत है। सो यूथ जो है, अगर वो बहुत सारे जो इंटरनेट इकोनॉमी के साथ लिंक है, तो उनको 5G चाहिए। उनको ये जो तासुर बनाया गया कि मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, फायरवॉल लग गई है, बंद इंटरनेट बंद हो रहा है, ये मसला है, वो मसला है, इसमें डायलॉग करने की जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, जहां आप बता रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे डायलॉग करने की जरूरत है, बिलाशुबा डायलॉग की जरूरत है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि क्या वजूहात हैं कि जैसा आर्मी चीफ ने भी कहा कि अवाम को सोशल मीडिया के मनफी असरात से बचाना रियासत की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वजूहात हैं कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाने के बजाय हमेशा हर चीज की नेगेटिविटी को जल्दी अप्रोच करते हैं। और फिर इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि हमारे रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो या हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो या हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, चलें हुकूमत को एक साइड पे रख लेते हैं, इदारों के खिलाफ भी हो, तो हमें यही नजर आता है कि नौजवान जो हैं वो बहुत ज्यादा मुनहरिफ हैं और बड़े दूर होते दिखाई देते हैं। देखिए, मुझे ये बताएं, बरतानिया तो हमसे बहुत पढ़ा लिखा है, वहां पे तो लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है, वहां पे तो अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिए वहां पे भी लोग जो है, थोड़े दिन पहले वहां बरतानिया में क्या हालात थे? आपको लग रहा था कि आप बरतानिया जा सकते हैं? आपको लगता था आप लंदन में और लीड्स में और बाथ में और आप ट्रैवल कर सकते हैं? देखिए, मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। हम ये देखिए, रियासत का और अवाम के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये 2025 है, 24 है,
ये इमरानी मुआहदे को तब्दील होने की ज़रूरत है। आप रियासत को 1970, 80, 90, 2000 के मॉडल में नहीं चला सकते। सही। आज का यूथ डिफरेंट किस्म की बात सोच रहा है। सो नए सिरे से एंगेज होने की ज़रूरत है। बर्तानिया के अंदर यूथ ने क्या वहाँ पे आपने देखा नहीं किस तरह रियासत की प्रॉपर्टीज को जलाया है, लोगों को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को चाकू मार रहे हैं, कोई मारे को तसव्वुर भी कर सकता है। हमारे लोग तो ऐसे नहीं करते। हम जरूर फाइनेंशियल बचता हूं कि एक ब्रॉडर डायलॉग की जरूरत है, वो डायलॉग मिसिंग है और उसका नुकसान वो कह रहा है कि कुछ सियासी जमातों ने उसका फायदा उठा के यूथ के अंदर मजीद जो है वो एक अनसर्टेनिटी या होप जो है उसको निकाल रहे हैं। सो मेरा ख्याल है अपने पे पहुंच चुके हैं, जबकि अगर वो हकीकत को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो रियलिटी भी मिलेगी। और रियलिटी में पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं है जितने पोर्ट्रे किए जाते हैं, बट क्योंकि हम हर चीज को नेगेटिव लेते हैं, क्लिक बेट है, डिजिटल जर्नलिज्म है, और जिसे कहते हैं आप देखें सोसाइटी इंगेज्ड है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, जिसका जो दिल करता है मुंह पे बैठ के शाम को वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगा दे। लोग कोई लोगों की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेसिटी नहीं है। लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसको एनालाइज नहीं कर सकते, ये सही है गलत है, पढ़ लिख के भी फेक इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये डायलॉग होने चाहिए। ये तो भी शुरू है, इसको तो मजीद तेज होना चाहिए ताकि हमारी हालत भी वैसे ना सही हो जिस तरह बरतानिया की यूथ रियासत में हमले कर रही है। ऐसे तो कहीं भी हो सकता है। सही सही सही। आलिम बरूई साहब, सर आप भी फरमाइएगा कितना ज़रूरी समझते हैं, जैसे डॉक्टर कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि डायलॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डायलॉग मिसिंग है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ डायलॉग ही मिसिंग है या जिस तरह आपने बहुत सारी चीज़ों को गिनवाया वो भी मिसिंग है? और इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि जिस तरीके से मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है और नौजवानों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया था कि नौजवानों की वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है और क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, चाहे वो रियासत की जानिब से उठाए जाएं और या हुकूमत उसके अंदर काम कर रही हो, इदारे उसके अंदर काम कर रहे हो, जिस तरीके से अब इन्वॉल्वमेंट सबकी शुरू हो चुकी है? देखिए जी, पहली चीज ये कि मैं थोड़ी सी वजाहत कर लूँ कमर साहब के लिए कि जब मैंने नौजवानों के लिए रोजगार की बात की तो मेरा मकसद जो है ना सरकारी नौकरी की नहीं था कि सिर्फ वो स्टेट के मुलाजिम बन जाए या गवर्नमेंट के मुलाजिम बन जाए। हालांकि ये ट्रेंड हमारे मुल्क में है, लेकिन रोजगार का मेरा मतलब था कि हमें वो इनेबलिंग जो है इन्वायरमेंट पैदा करना चाहिए जिसमें रोजगार जो नौजवान है वो अपने लिए रोजगार के मुहैया और मौके तलाश कर सके। बहरहाल सरकारी जहाँ तक नौकरी का ताल्लुक है, मैं एक चीज फ्रेंकली मैं ये कह दूं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा शायद चंद जो है ना प्रोविंशियल सर्विस कमीशन जो है ना वो मेरिट पे चलते होंगे, जिनमें तो बिल्कुल उसका मेरिट का तस्वुर ही नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई देखिए ना, आपका जो इस वक्त मुल्क में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक है क्लाइंट एंड पैटर्न किस्म के जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम है कि एक पॉलिटिकल पावर, एक पार्टी पावर में आ जाती है तो वो अपने लोगों को नवाजना शुरू कर देती है, तो जॉब भी उनको, तो क्रेडिट भी उनको, तो दूसरे मौके भी उनको। तो ये चीज जो है ना, जो हमने मेरिट का कत्लान किया हुआ है उसको खत्म होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती कि कन्वेंशन लीग में अगर गवर्नमेंट कुछ नए ऐसे प्रोजेक्ट का जिक्र भी कर लेती कि वो जो है ये नौजवान के फायदे के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो सवाल ये है, मैं ये नहीं कहता कि उनको नौकरियां दे दें। दूसरी चीज ये है कि प्रोपेगेंडे की बात है। देखिए जी, मुझे कॉन्शियस एज में आए हुए मेरे ख्याल में मैं 1970 के ज़माने में जब इलेक्शन हुए तो मैं इंटर पास कर चुका था। बहुत बड़ा लंबा पीरियड है। देखिए ना, हमारी गवर्नमेंट के नैरेटिव में कोई यानी तब्दीली नहीं आई। आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, एंटी स्टेट है। आप गवर्नमेंट पे नुक्ताचीनी करें या कोई नजरिया पेश करें तो वो या तो इस्लाम दुश्मन है, या रियासत दुश्मन है, या पाकिस्तान दुश्मन है। ये चीज जो है वो खत्म होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रोपेगेंडा इम्प्रेशनेबल जहन है नौजवान का,
और प्रोपेगेंडा। सवाल ये है कि सारे दुनिया में है, क्या इंटरनेट सिर्फ आपके पास है, सोशल मीडिया आपके पास है, इंडिया में नहीं है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है, हर जगह पे है। हमें ये देखना है कि उन्होंने इस चीज को किस तरह कंट्रोल किया हुआ है, या वो कौन सा पॉजिटिव एक ट्रेंड चला रहे हैं जो नेगेटिव उसकी जो असरात है उसको खत्म करने के लिए। ये तो नहीं है ना कि आप मतलब ये है कि इंटरनेट को कम कर दें या उसको स्लो कर दें या उस पर डायलॉग कर दें। गवर्नमेंट को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, वो भी इस तरह कि उससे अवाम को बहुत कम तकलीफ हो और इनका जो असल मकसद है गवर्नमेंट का वो भी हासिल हो जाए। रियासत इसलिए रियासत के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि एक शफीक माँ की तरह होनी चाहिए। वो जितने तबकात हैं उनका ख्याल करे, उनमें अपोजिशन या रूलिंग पार्टी की रियासत तो सबके हुकूक की हिफाजत करे ना। आप यहाँ आके सिंध में देख लें या आप पंजाब के रूरल एरियाज में जाके देखें, आपकी 40% 45% जो है ना वो तो लोग जो है ना वो बेचारे एक मिजरेबल लाइफ जिंदगी गुजार रहे। आप जरा साउथ पंजाब में जाए, मैंने देखा है वहां पे, और फिर सिंध में आके देखे, बलोचिस्तान में जाके देखे, यार हद हो गई कि आज भी बलोचिस्तान में एक जोहड़ पे जो है जानवर भी पानी पी रहे हैं और वहां पे मखलूक खुदा भी पानी पी रहे हैं। और फिर आप रियासत की बात करते हैं, आप फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। सवाल ये है कि भाई रियासत अपने फराइज को जब तक सही तरीके से इस तरह अंजाम नहीं दे रही जो पब्लिक देखे, ये खुद ब खुद कहे कि हाँ रियासत यही कुछ कर सकती थी और वो कर रही है। सही, बहुत सारे फराइज जो हैं, बहुत सारे। देखिए ना जी, स्टेट का जो भी यानी पावर है आप उसको इस्तेमाल कर ले, सपरेशन कर ले या किसी को या गवर्नमेंट अरेस्ट कर ले, केस बना दे, इससे मुल्क में बेहतरी नहीं आती। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि पहले स्टेट को अपने एक शफीक माँ एक शफीक बाप की तरह जो है ना अपने फराज अंजाम दे, उसके बाद पब्लिक पे हाथ डाले। ये पब्लिक जो है ना आप पाकिस्तानी कौम को जानते नहीं है। एक अरशद नदीम एक गोल्ड मेडल जीत के आया, कसम खुदा की इस्लामाबाद से लेके बलूचिस्तान के किसी कोने तक सब नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। यही तो पाकिस्तानी कौम है। पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो जरा भारतीय वजीर आजम के पोलैंड और यूक्रेन के दौरे के हवाले से बात करेंगे और नौजवानों के लिए यही है कि वो मनफी रुझानात से निकलने की कोशिश करें और पॉजिटिव इम्पैक्ट को अपनाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म का पोलैंड और यूक्रेन का दौरा, इस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं और जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब आपकी जानिब आऊँगा बिला तवक्कुफ़ की और कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधे कि सर भारतीय वज़ीर आज़म ने पोलैंड और यूक्रेन का दौरा किया है, यूक्रेन के सदर से मुलाकात भी की है, तो ख़ित्ते पर क्या बदलते हुए असरात देखते हैं इस दौरे के? यूक्रेन के सदर से तो उन्होंने कल मुलाकात करनी है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट दौरा इस सेंस में है कि लास्ट मंथ जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा था रशिया का, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया तमाम वेस्टर्न ममालिक से। और उसी दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब मॉस्को में थे तो रशियन फोर्सेस ने स्ट्राइक्स की विद इन यूक्रेन और तकरीबन 41 एक जो यूक्रेनी बच्चे थे स्कूल में मारे गए। इस पे नरेंद्र मोदी और इंडियन हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक बात। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हम यूक्रेन जाते हैं ताकि ये जो वेस्टर्न प्रेशर है इसको थोड़ा कम किया जा सके। और दूसरी बात ये है कि इस प्रेशर को जायल करना इसलिए भी जरूरी है कि इंडिया ऑलरेडी रशिया से बहुत ज्यादा तेल ले रहा है। तो वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन जो है वो इंडिया और मोदी साहब के बारे में ये है कि ये वेस्ट से भी फायदे ले रहे हैं और रशिया से भी फायदे ले रहे हैं। तो इस ओपिनियन को जायल करने के लिए इन्होंने यूक्रेन के दौरे का प्लान, ये कहा जाए कि वो डबल गेम खेल रहे हैं। डबल गेम कह लें, जो भी आपने कहा ना, बट दिस अबाउट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इसको अगर हम उसकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करें, द कंट्रीज गो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, वो अपने मुफाद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम जो है वो पोलैंड का भी दौरा करें। इंडिया ने कुछ अरसे से वेस्टर्न यूरोप से निकल के सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप
के जो ममालिक हैं उनके साथ जो है वो एंगेजमेंट बढ़ाई है। इसी सिलसिले में पोलैंड के साथ भी उन्होंने पोलैंड का ये दौरा किया। लास्ट टाइम जब आए थे तो रशिया गए और ऑस्ट्रिया गए। इस दफ़ा जो है वो यूक्रेन जा रहे हैं और बेसिकली अमेरिकन फ्रेंड्स को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि आज की रिपोर्ट ये है कि इंडिया जो है उसने चाइना को क्रॉस कर दिया एज ए लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, क्रूड ऑयल इंपोर्टर फ्रॉम रशिया। तो इस वजह से एक प्रेशर है, उस प्रेशर को जायल करने के लिए। और थोड़े दिन पहले ही अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, एरिक ग्रेसिटी, उन्होंने भी ये कहा था कि जंग के ज़माने में ये जो लफ्ज़ न्यूट्रलिटी है या जो ऑटोनॉमी है ये कोई मीनिंग नहीं रखता। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर था। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब उस प्रेशर को ज़ायल करने, और दूसरा यूक्रेन जो है उसके अंदर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। इंडियन कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, बल्कि इंडियन कंपनीज पोलैंड के अंदर भी अच्छी भली इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है, और वो समझते हैं कि यूक्रेन की जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें वो किरदार अदा कर सकते हैं वेस्टर्न ममालिक के साथ। सो बेसिकली वो एक लाइजन बिल्ड करने गए हैं यूक्रेन के साथ कि जैसे ही जंग खत्म हो तो हम उस पैमाने अपने आप को उस पैरामीटर में भी लेके चलें। सो अगर मैं तो इस विजिट को इस अंदाज से देख रहा हूँ, लेकिन इंडिया के अंदर ये तासुर दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, और अमेरिका के अंदर भी क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं तो अमेरिका ने टेक्नोलॉजी इंडिया को वो रोक दी है, बड़ा स्लो प्रोसेस कर दिया है। और उसकी सिर्फ वजह यही है कि इंडिया ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है कि हम रशिया से भी ताल्लुक रखेंगे, वेस्ट से भी ताल्लुक रखेंगे, तो ये एक मोदी साहब के ऊपर जो प्रेशर था उसको वो जाहिर सही करने प्रेशर को कम करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब, अगर आप ब्रिगेडियर साहब से या आलम बरूही साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर, क्योंकि आलम बरूही साहब साबिक सफ़ीर हैं और सफारती मामलात को बखूबी जानते हैं, जबकि ब्रिगेडियर साहब दिफाई मामलात को अच्छे से जानते हैं। हेलो जी चीमा साहब, डॉक्टर साहब जी जी क्या कह रहे कोई हैं? सवाल करना चाह रहे हैं आप तो पूछ सकते हैं। नहीं आप पूछें, कोई मसला नहीं, आप पूछ लें। अच्छा आलिम बरूही साहब, फरमाइएगा सफारती महाज पे किस तरीके से पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय वज़ीर आज़म जो हैं वो पोलैंड और यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं तो वो उनको ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इस साइड पर भी देखा जाए तो हमें क्या इकदाम करने चाहिए, और आप इस दौरे को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा उससे इख्तलाफ करना जो है ना बहुत मुश्किल है। मैं इत्तफाक करता हूँ जो उन्होंने उसका तस्वीर किया है उसके जाहिर के और इस दफे वो पोलैंड और यूक्रेन विजिट पे चले गए, चले किया गए थे। तो लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि यूक्रेन जो है और पोलैंड जो है वो तो अगर देखा जाए तो इस लड़ाई में वो रशिया के खिलाफ है। रशिया जो है यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, करके यूक्रेन के हमले बढ़ गए हैं रशिया के ऊपर। और इसी तरीके से पोलैंड को तो पहले से ही सोवियत यूनियन के जमाने से लेकर अब तक जो है ना उनको हमेशा ये खतरा रहा है कि रशिया जो है वो उनके टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसके खिलाफ है। अब सवाल ये कि ऐसी सूरत हाल में मोदी साहब वहां पहुंच रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इसलिए क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि इस वक्त मेरा अपना तजिया है, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जब से अमेरिका वालों ने ये फैसला कर लिया कि इसको नेटो का मेंबर बनाएंगे यूक्रेन को, और यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर बनाएंगे, और उनको इतने $1 बिलियन दिए, मेरे ख्याल में ओवर $40 बिलियन, और प्लस जो उनको जो अनडिक्लेयर्ड है लेकिन वो दे रहे हैं, नेटो के हथियार दे रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो रशिया फील्स अंडर प्रेशर। मेरा अपना तजिया ये है, हो सकता है कि मोदी साहब एक खास मिशन लेकर जा रहे हों यूक्रेन और फिर पोलैंड, और उनसे कुछ शराइत जो है मास्को की वो
शायद मनवा के केस सेविंग टाइप कोई चीज करवा सकता है। ये मेरा अपना है, अपना ख्याल है, इससे इख्तलाफ भी हो सकता है कि ये मेरे अपने इमेजिनेशन हो, लेकिन आप देखने में बज़ाहिर इस विलेज की कोई ठोस आपको जो है ना नहीं मिल रहा, माँ इसलिए कि जिस प्रेशर था। पहले उन्होंने रशिया का मॉस्को का विजिट किया तो अमेरिकन या वेस्टर्न लॉबी जो थे जो थे थोड़े से नाराज हो गए, तो अब वो पोलैंड इसलिए जा रहे हैं कि वो तो जरा यानी वो बैलेंस कर दें। ये भी कोई ठोस मुझे अपील नहीं करता, लेकिन ये तो देखिए ना, जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है उसका आपको ख्याल ही नहीं होता, लेकिन वो जाते आप एक पर्पज के लिए, लेकिन असल मिशन कोई और होता है जो आपके जेब में पड़ा होता है। तो हो सकता है कि ये इस किस्म का कोई पैगाम लेके गए हों या किसी प्लान पे काम कर रहे हैं। सही आलिम बरूही साहब, मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल मुख्तसर सा तज्जिया जो है मैं लेना चाहूँगा ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब का। सर आप भी फरमाइएगा मौजूदा आलमी बहसमनी भारत की पोजीशन और इस सारी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, और क्या वाकई प्रेशर को कम करने की कोशिश है? जी, ये आपने तो ये देखा होगा कि इंडिया जो है एक्सटीरियर मनूवर में हमेशा से बड़ा सुपीरियर रहा है। वो वन स्टेप अहेड जो है वो ये देखते हैं और वो सही जगहों पे जो है वो वहाँ पर बेट करते हैं। आप ये देखें कि तमाम अरसा जो है ये पहले सोवियत यूनियन के साथ थे स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और जब ये इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने, लेकिन दैट वाज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग रशिया। वो आज भी उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और 60% उनके डिफेंस इक्विपमेंट और 40% ऑयल इंपोर्ट जो है वो अभी भी रशिया से ले रहा है। तो वो तो हर तरफ जो है वो अपना रखते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप को द फ्यूचर ग्लोबल पावर जो है वो ये तस्वर करते हैं कि वो कहते हैं कि हम किसी चीज़ में भी, इकोनॉमिक्स में भी, मिलिट्री में भी, डिप्लोमेसी में भी पीछे न रहें। तो अब यहाँ जो है ये आज जैसे कि जिक्र हो चुका है कि जो ये रशिया में गए वो गलत टाइम के ऊपर गए। जैसे इमरान खान गलत टाइम पे जो है वो विजिट किया, उन्होंने ये मॉस्को का उसके असरात नेगेटिव निकले, तो ये भी गए, तो इसके भी जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड में नेगेटिव असरात करे। तो ये विजिट जो है एक तो ये भी हो सकता है कि ये डैमेज कंट्रोल के लिए है कि वो जो रंजिशें थी वो उसको मैं इवन अप करूं, एक बैलेंसिंग एक्ट जो है ये मैं बताऊं। दूसरा ये है कि ये अपने आप को शायद उस रोल में चाहते हैं कि मैं भी एक पीस मेकर फैसिलिटेटर बन जाऊं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा पीस मेकर जो है दुनिया में वो चाइना जो है वो उभर के आया है, जिसने बड़ी कामयाबी के साथ काफ़ी जगहों के ऊपर जो है ना उसमें कामयाबी सही बहुत सारे इकदाम करने की ज़रूरत है, और भारत जो है हमेशा से खिते में अपनी बढ़ोतरी चाहता है। हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि ब्रिगेड साहब माजरत के साथ वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। और डॉक्टर कमर चीमा साहब आपका भी शुक्रिया, आलम बरूही साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।